अब से कुछ घंटे पहले महज एक ही घंटे में इजराइल की वॉर कैबिनेट से 4 बड़े लोगों ने इस्तीफे दे दिए। इससे नेतन्याहू की हुकूमत हिल गई और उस पर गिरने का खतरा मंडराने लगा। सबसे बड़े नाम के तौर पर बेनी गैंट्स ने इस्तीफा दे दिया। इसके अलावा गाडी इज़ेनकोट ने इस्तीफा दिया, एवी रोजेनफेल्ड ने इस्तीफा दिया, हिली ट्रॉपर ने भी इस्तीफा दे दिया। इसके बाद दुनिया कहने लगी कि इजरायली हुकूमत का टाइम ओवर हो गया। बेनी गैंट्स इन इस्तीफा देने वालों में सबसे बड़ा नाम है। उन्हें अलग से बुलाया भी गया था अमेरिका, आपको पता होगा। वो सियासी तौर पर नेतन्याहू के दुश्मन है, लेकिन इजराइल की गजा की जंग चल रही है तो वो वॉर कैबिनेट में शामिल थे, अब नहीं है। बेंजामिन नेतन्याहू पर बेहद खतरनाक तरीके से सियासी तलवार लटक गई है। उनकी हुकूमत गिर सकती है, उनका ताज छिन सकता है, जिसके नतीजे में गजा में जंग भी बंद हो सकती है और उनकी सनक भी। इजराइल की नेशनल यूनिटी के चेयरमैन बेनी गैंट्स ने 9 जून यानी कि कल रात इजरायली हुकूमत से अपनी पार्टी का सपोर्ट वापस खींचने का ऐलान किया। नेतन्याहू को बुरी तरह से नाकाम हो चुका लीडर भी करार दिया। अब इजराइल में नए इलेक्शन की चर्चा चल निकली है। नेतन्याहू को आवाम के प्रेशर में जल्दी गद्दी से हटाया जा सकता है। बहुत सी अच्छी खबरें आ सकती हैं, बहुत सी गड़बड़ भी हो सकती है। आजाद बोल इंडिया में आप सभी का खैर मकदम है। आपके साथ मैं आदिल खान आजाद, और इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा क्योंकि रिसर्च के साथ बहुत सी जानकारियां आपके लिए जुटाई हैं और हमें सपोर्ट भी कीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे, शुरुआत करते हैं। बेनी गैंट्स ने नए इलेक्शंस का आह्वान करते हुए आधिकारिक तौर पर ऑफिशियली नेसेट यानी कि इजरायली पार्लियामेंट से, वहां जो अलायंस गवर्नमेंट थी, उससे अपनी पार्टी के अलग होने का ऐलान कर दिया है। गैंट्स ने कहा कि मैं कैदियों के परिवारों से माफी मांगता हूं, हम नाकाम रहे। गैंट्स ने कहा कि हम इजराइल के हितों का, उनके इंटरेस्ट का सपोर्ट करते हैं, नेतन्याहू की चमचागिरी नहीं, नेतन्याहू के निजी इंटरेस्ट का सपोर्ट नहीं करते, और इस बात के आसार कम है कि इजराइल इस जंग को जीतेगा। इस बात के आसार कम है कि इजराइल इस जंग को जीत जाएगा। ये बेनी गैंट्स ने अपना इस्तीफा देते हुए कहा। इट मींस कुछ भी कर लो, ये जंग टेबल पर आकर खत्म होगी, गजा की जमीन पर खत्म नहीं होगी। बेनी गैंट्स ने बहुत कुछ कहा है, उसे सुनिएगा आखिर तक। 6 शर्तें भी हैं, लेकिन नेतन्याहू का जवाब भी सुनिएगा, उसमें बहुत मिन्नत है। बेनी गैंट्स ने बेंजामिन नेतन्याहू पर हमास के खिलाफ जंग में इजराइल को सच्ची जीत यानी ट्रू विक्ट्री हासिल करने से रोकने का इल्जाम लगाया। यानी उनका कहना है कि नेतन्याहू ही वो शख्स हैं जो इस जंग को नतीजे तक पहुंचने नहीं दे रहे, और इसी वजह से इजरायली होस्टेजेस अभी तक हमास के कब्जे में हैं। गैंट्स ने 6 बड़ी शर्तों की वजह से, और 6 बड़ी वजहों से, शर्त भी नहीं वजहों से, नेतन्याहू को मुश्किल में डाला। ये वजहें मैं आपको आगे बताने जा रहा हूं। उससे पहले कुछ बहुत अहम बातें बता रहा हूं, क्योंकि गैंट्स के इस्तीफे के बाद नेतन्याहू का जो जवाब आया है उसमें मिन्नतें हैं, उसमें डर है, उसमें घबराहट है। नेतन्याहू ने कहा है कि ये जंग को छोड़ने का वक्त नहीं है, ये जंग से वापस हटने का वक्त नहीं है, ये वक्त पीछे हटने का नहीं बल्कि ताकतों को एकजुट करने का है। उन्होंने कहा कि यह कदम बिल्कुल वैसा है जो सिनवार हसन नसरल्लाह यानी याह्या सिनवार हसन नसरल्लाह और ईरान का मकसद था, और बदकिस्मती से आप उनके मकसद को पूरा कर रहे हैं। बेनी गैंट्स से नेतन्याहू ने कहा है कि जैसा हमास, हिजबुल्लाह और ईरान चाहता था, गैंट्स वैसे ही कर रहे हैं। नेशनल यूनिटी के चेयरमैन बेनी गैंट्स ने नेतन्याहू की मिन्नतों के बाद लगातार कई हफ्तों तक हुकूमत को अपनी पार्टी का सपोर्ट दिया, लेकिन इतवार शाम को गैंट्स ने नेतन्याहू की हुकूमत से अपनी पार्टी के हटने का ऐलान कर दिया, सब कुछ हिला दिया। नेतन्याहू की वॉर कैबिनेट के 3 वोटिंग मेंबर्स में से एक बेनी गैंट्स ने कहा कि 7 अक्टूबर के बाद हजारों देशभक्त इजरायलियों की तरह मेरे जो अलायंस थे, अलाई थे, मेरे सहयोगी और मैं खुद एकजुट हो गए। यानी कि तमाम पार्टियां इजराइल की एकजुट हो गई, जंग हो गई थी, तो हम लोग अलायंस में शामिल हो गए। भले ही हम जानते थे कि ये एक खराब सरकार है, लेकिन ये सरकार नाकाम रही। हमें लग रहा था खराब होंगे, लेकिन चलो टारगेट अचीव कर लेंगे, लेकिन उसमें भी नाकाम रहे। बेनी गैंट्स ने अपने इस्तीफे की वजह नेतन्याहू की जंग को लेकर कोई पॉलिसी नहीं होना बताया है। उन्होंने इस्तीफा देते हुए कहा कि जो यूनिटी है, जो एकता है, यकजहती है, वो हकीकी होनी चाहिए, वो दिखनी चाहिए। युद्ध की लीडरशिप जो है उसमें गतिरोध को ढकने वाला एक छलावा नहीं होनी चाहिए। यानी कि ऐसा ना हो कि जब आप एक वॉर के टाइम में कुछ लीड कर रहे हो तो ऐसा ना हो कि हम लोग जो एक दूसरे से मुतमईन ना हो, आप उसे ढकने के लिए एक छलावे के तौर पर यूनिटी को पेश करें।
इससे पहले गेंट्स ने कुछ शर्तें रखी थी। 8 जून तक उन शर्तों को मानने की डेडलाइन रखी थी कि नहीं मानी तो हम चले जाएंगे। फिर बीच में 8 तारीख को होस्टेज ऑपरेशन आ गया, आप सबको पता होगा, जिसका मेरा वीडियो भी डिलीट हो गया। खैर, वो उस दिन उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया, फिर लेकिन एक दिन बाद वो एक्टिव हो गए, इस्तीफा दे दिया। बेनी गैंट्स लंबे वक्त से वजीर आजम की वॉर पॉलिसी से बहुत ही ज्यादा मायूस थे। उन्होंने कहा कि इस बड़े वक्त के दौरान जो लीडरशिप को बड़ी तस्वीर देखनी चाहिए वो नहीं देख रही। जिन खतरों को पहचानना चाहिए नेतन्याहू की हुकूमत उन्हें पहचान नहीं पा रही, मौकों की सही से तलाश नहीं कर पा रही और नेशनल पॉलिसी बनाने में भी फेल रही है। उन्होंने वॉर कैबिनेट के सामने अपनी जिन 6 शर्तों को रखा था, मैं उनको आपके सामने रखने जा रहा हूं। इनको पूरा करने के लिए 8 जून तक की डेडलाइन थी, 9 को इस्तीफा हुआ, 10 को आपके सामने पढ़ रहा हूं। गैंट्स की 6 शर्तें जिन्हें नेतन्याहू पूरा ना कर सके, उनमें पहली शर्त है तमाम होस्टेजेस को गजा से वापस घर लाना, इजरायली होस्टेजेस को। दूसरी शर्त हमास की जो हुकूमत है, जो एडमिनिस्ट्रेशन है गजा में, उसे खत्म करना। गजा पट्टी को पूरी तरीके से डीमिलिटराइज बनाना, यानी वहां कोई सैनिक ना हो, और गजा को इजराइल की जो सिक्योरिटी है उसके कंट्रोल में लेना, यानी इजराइल वहां पर सिक्योरिटी अपनी बैठाए। तीसरी शर्त इजरायली कंट्रोल के साथ साथ अमेरिकी, यूरोपियन, अरब और फिलिस्तीनियों वाली जो है एक गजा के लिए एक एडमिनिस्ट्रेशनल बॉडी बनाई जाए, जिसमें एक इंटरनेशनल सिविलियन रूलिंग सिस्टम हो, यानी कि सिर्फ फिलिस्तीनियों के हाथ में निजाम ना हो, अमेरिका भी हो उसमें, यूरोप भी हो, इजराइल भी हो, इजराइल के हाथ सिक्योरिटी हो, अरब के भी कुछ देश हो और फिलिस्तीनी भी हो, और पीए यानी पैलेस्टीनियन अथॉरिटी या हमास, उसका इसमें कोई रोल ना हो। तो फिर कौन फिलिस्तीनी होंगे? जो आपके तहत होंगे। खैर, चौथी शर्त 1 सितंबर तक नॉर्थ में रहने वाले इजरायलियों को उनके घरों में वापस लाना। ये बेनी गैंट्स की शर्त थी। हिजबुल्लाह ने नॉर्थ में बहुत ज्यादा बम और मिसाइल और रॉकेट बरसाए, वहां से लोग भाग गए। 5वीं शर्त ईरान और उसके दोस्तों के खिलाफ एक मोर्चा बनाना, वेस्ट के साथ एक अलायंस बनाने के लिए एक बड़े लेवल की कोशिश के तौर पर सऊदी अरब के साथ रिश्तों को आगे बढ़ाना, मजबूत करना इजराइल के लिए, ये कहा गया। और 6ठी शर्त आर्मी और नेशनल पॉलिसी के लिए एक ऐसा ब्लूप्रिंट तैयार करना जिसके जरिए सभी इजरायली देश की खिदमत कर सके, मुल्क की, इजराइल की, और अपना जो कुछ भी है योगदान वो दे सके। यानी सभी को इजराइल की आर्मी के लिए तैयार रहना पड़ेगा। अभी कुछ लोगों को इसमें से अलग रखा गया है, जिनमें वो रब्बी यहूदी जो हर वक्त पढ़ते हैं, तिलावत करते हैं अपनी, उन्हें अलग किया गया। उनको लेकर बड़ा बवाल हुआ कि भाई ये मुफ्त में रह रहे हैं, मुफ्त में खा रहे हैं और इनकी सुरक्षा हम कर रहे हैं, ये क्यों नहीं शामिल होंगे? तो इन मांगों पर बेनी गैंट्स जो है और नेतन्याहू के बीच काफी ज्यादा खिच्चम खिच्चू मचा रहता था। बेनी गैंट्स ने यह भी कहा था कि इन तमाम टारगेट्स को हासिल करना आसान नहीं है जो मैंने सेट किए हैं, लेकिन मजबूत इरादे और अच्छी लीडरशिप के साथ हम इनको हासिल कर सकते हैं। लेकिन ऐसा हो नहीं सका और गैंट्स ने फिर वही किया जिसका उन्होंने अल्टीमेटम दिया था। गैंट्स के चले जाने से नेतन्याहू उस सेंट्रल पार्टी की लॉबी को खो चुके हैं, उसका सपोर्ट खो चुके हैं, जिन्होंने जब गजा में 8 महीने तक जंग चली और बहुत ही तरीके से इंटरनल प्रेशर पड़ा हुकूमत के ऊपर, लोग प्रोटेस्ट करने निकले और दुनिया भर के मुल्क से प्रेशर पड़ रहा था, तो बेनी गैंट्स वो शख्स थे कि वो इस प्रेशर को कंट्रोल कर रहे थे और इजराइल के लिए पॉजिटिव इमेज वाला काम कर रहे थे, पूरे दुनिया में इजराइल के लिए सपोर्ट हासिल कर रहे थे। लेकिन अब उनके जाने से नेतन्याहू के साथ सिर्फ कट्टरपंथी और उग्रवादी दिमाग के लोग रह जाएंगे। 120 में से 64 सीटों पर कंट्रोल था नेतन्याहू का नेसेट के अंदर। नेतन्याहू को अब जो फार नेशनलिस्ट हैं या फार रेशनलिस्ट हैं, उन पार्टियों के पॉलिटिकल सपोर्ट के ऊपर ज्यादा डिपेंडेंट रहना पड़ेगा नेसेट के अंदर। और ये वो पार्टीज हैं, ये वो नेता हैं इन पार्टीज के जो इतने ज्यादा नेशनलिस्ट हैं। ये पहले अमेरिका को भी नाराज कर चुके अपने बयानों और अपनी हरकतों से, और जो पूरी तरीके से गजा पर इजराइल का कंट्रोल चाहते हैं, कब्जा चाहते हैं। ये वो लोग हैं जो एक एक फिलिस्तीनी बच्चे, औरत, मर्द को मारने का आह्वान कर चुके हैं। ये वो लोग हैं जो गजा और फिलिस्तीन पर न्यूक्लियर बम गिराने की मांग करते हैं। ये वो लोग हैं जो फिलिस्तीनियों को इंसान ही नहीं समझते। ये वो लोग हैं जो फिलिस्तीनियों की जमीन कब्जाते हैं। अगर ऐसी पार्टी के लोगों को
लोगों का सपोर्ट नेतन्याहू को लेना पड़ा तो उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी कि सरकार बचाने के लिए इनकी बात करें, इनकी बात माने, या फिर दुनिया में इमेज बचाने के लिए सही फैसले, खैर सही फैसले तो उन्होंने अपनाए नहीं है। तो अब बेंजामिन नेतन्याहू के सामने सरकार, हुकूमत जाने का खतरा तेज हो गया है। जंग शायद बहुत जल्द रुक जाए, बहुत जल्द सीज फायर हो जाए। एंटनी ब्लिंकन एक बहुत खास दौरे पर निकल चुके हैं, अगला एपिसोड उसी के बारे में, लेकिन या फिर रात 10 बजे के शो में उस पर बात करेंगे। लेकिन यह भी हो सकता है कि बेंजामिन नेतन्याहू उन कट्टरपंथी पार्टीज के अब प्रेशर में और ज्यादा बड़ी तबाही मचाएं। क्या होगा पता नहीं। फिलहाल इजराइल में सियासी भूचाल तो आ चुका है। आजाद बुल इंडिया पर आपको खबरों का जो है अलग अलग तरीके से ऐसे ही रूप देखने को मिलेगा। उम्मीद किए करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। हमें सपोर्ट करने के लिए आपको पता है रात 10 बजे का शो जरूर देखिएगा। शुक्रिया, सलामत रहिए।